Good evening and welcome Study Sport India. It's a new topic, difference between reasoning and analysis. और ये काफ़ी दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसको थोड़ा सा समझना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. तो रीजनिंग मीन्स तर्क और एनालिसिस इज विश्लेषण. अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे पहले इसका अगर मीनिंग समझें, रीजनिंग इज किसी भी परिस्थिति या समस्या का विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण इज रैशनल, लॉजिकल, उससे उसका कंक्लूजन निकालना, तो हम कहेंगे दिस इज रीजनिंग. और किसी भी सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम को गहरे तक जांचना, ऑब्जर्व करना और उसकी प्रोबिंग, उसको टेस्टिंग, और उसके फिर छोटे टुकड़े बना लेना. क्योंकि किसी भी चीज का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको हम पहले पीसीज में, ब्रेक इनटू पीसीज. मान लो हमें ये देखना है कि एमसीक्यूज हमारा पेपर 1 में ज्यादा किससे आएंगे, तो पहले हम देखेंगे टोटल यूनिट्स कितनी हैं, फिर यूनिट के अंदर देखेंगे सब यूनिट्स कितनी हैं, फिर सब यूनिट्स में देखेंगे कि एमसीक्यू किस में ज्यादा बन सकते हैं. तो दिस इज ऑल एनालिसिस. ऐसे ही हम पीछे के सालों का पेपरों का एनालिसिस करते हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, कौन से सब टॉपिक से आया. तो दिस इज ऑल एनालिसिस. अब है इसकी टाइप्स. जो रीजनिंग है, दिस इज ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स. वन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग इज आप क्या कहेंगे, आगमन विधि. ये बार बार क्वेश्चन आएंगे, आगे एग्जाम्पल दिया होगा ये कौन सा है, तो मैं बता देता हूं कि इसको हम बोलेंगे एग रूल. एग रूल मीन्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू ग्रामर रूल्स. और इसी का दूसरा है कि दिस इज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. पर्टिकुलर मीन्स विशेष से सामान्य. विशेष से सामान्य की तरफ जो लेके जाए, दैट इज इंडक्टिव. और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाए. यानी कि क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स इज समथिंग पेचीदा. तो जो इंडक्टिव है, दैट इज एग्जाम्पल टू रूल, पर्टिकुलर टू जनरल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ऐसे ही अगर मैं डिडक्टिव की बात करूं तो रूल एग, रूल टू ग्रामर और जनरल टू पर्टिकुलर. जैसे बोलते हैं भाई धुआं है तो आग भी होगी, ये धुआं है तो आग भी होगी, ये जनरल है, उससे हम पर्टिकुलर उस पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं. और यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल. जैसे मैंने देखा कि एक पक्षी उड़ता है, कौवा उड़ता है, मैंने देखा कि कबूतर उड़ता है, मैंने देखा कि कोयल उड़ती है. तो पर्टिकुलर से मैं सामान्य क्या बनाऊंगा कि पक्षी उड़ते हैं. तो रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिव, ये हो जाएगा जनरल टू पर्टिकुलर, ये सामान्य से विशेष ले जाना. और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. और जो तीसरी टाइप है, दैट इज कैजुअल रीजनिंग. इसको हम उपयुक्त तर्क भी कह सकते हैं, एप्रोप्रिएट. उपयुक्त मीन्स राइट, उपयुक्त तर्क. कोई भी हमें अप्रोप्रिएट लगे रीजनिंग जो जनरल है उसको बोलते हैं. और रीजनिंग बाय एनालॉजी इज कोरिलेशन, ये अंतर संबंध की है, आपस में कोरिलेशन है. जैसे मैं किसी के बारे में बताना चाहता हूं कि जो मिस्टर एक्स है वो ऐसा है और एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब वाई कैसा होगा. रीजनिंग बाय एनालॉजी, कोरिलेशन से निष्कर्ष पे पहुंचना. ऐसे ही एनालिसिस की बात करूं तो ये भी 4 टाइप हैं. वन इज डिस्क्रिप्टिव, इसमें विवरण है, विवरणात्मक. डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक.
अगर मैं पहले कहूँ उपचार इज रेमेडी, डायग्नोस करके इलाज करना। प्रिडिक्टिव इज भविष्यात्मक, कि ये रूटीन है, जैसे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ये प्रेडिक्शन क्या होगी, इससे आगे वाला क्या हो सकता है। एंड प्रिस्क्रिप्टिव इज निर्देशात्मक। इसको एक और तरीका है समझने का, जो डिस्क्रिप्टिव है, मान लो एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसकी हिस्ट्री लेता है, वो अपने ओपीडी कार्ड पे डिस्क्रिप्शन लिखता है कि ये इतने साल से बीमार है, इसको ये साइन सिम्टम्स हैं, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद वो डायग्नोस करता है कि इसको कौन सी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट देता है। भविष्यात्मक के इसके और आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आप ये इसको 3 महीने लेंगे, उसके बाद इसकी डोज कम करेंगे। और निर्देशात्मक जो इस सब के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी गई, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के देता है, दैट इज आप मेडिसिन लीजिए, ये जाके ये निर्देश दिए गए, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। और अब इसका हम अगर यूजेस देखें तो जो तर्क है उसका जो अपना वो है यूज है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, उसका फायदा क्या है। ये सही निर्णय लेने के लिए बार बार क्वेश्चन आएगा कि डिसीजन मेकिंग में क्या यूज होता है, तो डिसीजन मेकिंग में रीजनिंग यूज होती है, दिस इज डिसीजन मेकिंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, दिस इज अगेन रीजनिंग। और जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले तौर पे मिली उसको नॉलेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें रीजनिंग उसमें लगानी पड़ेगी, जो आम बुद्धि हम लगाते हैं, दैट इज रीजनिंग। और ये जो एनालिसिस है ये है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी चीज को पूरा जानने के लिए, उसको पूरा जानने के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस का यूज करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से स्कोप किसका कम ज्यादा है। सो द रीजनिंग है ये लिमिटेड है, ये संकीर्ण है उसकी तुलना में, एज कंपेयर टू एनालिसिस। और जो एनालिसिस है इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, व्यापक क्षेत्र है इसका। क्यों है, क्योंकि जो रीजनिंग है इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू एनालिसिस। जो रीजनिंग हमने कंक्लूजन निकाला है जिस रीजनिंग से, उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये रीजनिंग क्यों डेवलप हुई। और जो तर्कपूर्ण निर्णय भी विश्लेषण का हिस्सा है, हमने जो भी डिसीजन लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो सारे के सारे एनालिसिस का हिस्सा है कि ये डिसीजन लिए गए थे, उनका भी एनालिसिस होगा बाद में, ये सही थे या गलत थे। और विश्लेषण में तर्क भी जांच की कसौटी पर मापा जाता है। सो ये है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले इसको पूरा एक बार समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। और एक बार फिर आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजो, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। हालांकि टीचिंग इज माय पैशन, आई एम डूइंग फॉर माय पैशन, आई एम फीलिंग हैप्पी। और बहुत सारे बच्चे इससे जो है ना कनेक्ट भी हो रहे हैं और वो रेगुलरिटी से काम कर पा रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर आप भेज सकते हैं बच्चों के पास, आई विल बी मोर हैप्पी। थैंक यू।